Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू मेंस अ डे सीरीज ऑफ CBL, जिसमें हम लोग हर रोज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट वुड बी रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी। हमने 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक जो भी करंट अफेयर रहे थे न्यूज़ में उनको डिस्कस किया था अपनी क्लासेस में। हम देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे और इन्हीं टॉपिक्स में से एक इशू पर हम लोगों ने आज एक मेंस का आंसर लिखना है। टॉपिक्स देख लेते हैं पहले। फर्स्ट हमने किया था मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स बेसिकली इसमें कुछ अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया गया था बाय द ऑपोजिशन इन द लोकसभा, बट वो पास नहीं हुआ था, तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में था। हमने इसमें देखा था कि मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इसके रिगार्डिंग, और किस तरीके से अगर मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में पास नहीं होता है तो कैसे वो सरकार की मेजॉरिटी को कहीं ना कहीं चैलेंज करता है। तो ये हम डिटेल में डिस्कस किया था उस टाइम पर। सेकेंड हमने किया था कर्नाटका हिजाब इशू एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसा कि काफ़ी टाइम से अभी कर्नाटका का इशू चल रहा है जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स को हिजाब की वजह से कॉलेजेस में एंट्री देने से मना कर दिया गया था। तो इसके ऊपर क्या प्रीवियस जजमेंट्स रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, कैसे उनको हम लोगों ने यूज़ करना है रिगार्डिंग दी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि क्या एक्चुअल इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि इंडिया का सेकुलर फैब्रिक कहीं ना कहीं चैलेंज होता है ऐसे ऐसे केसेस की वजह से। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था इसको। फिर हमने किया था कॉमन इलेक्टोरल रोल एंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस। कॉमन इलेक्टोरल रोल का मतलब है कि चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हैं, चाहे विधानसभा के इलेक्शंस हैं, चाहे पंचायत के या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के, इन सभी के लिए एक लिस्ट तैयार होगी जिसमें उन लोगों का जिक्र होगा जो कि एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। और दूसरी चीज़ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये वो कंसेप्ट है जहां पर हम बात करते हैं कि लोकसभा का और सारी और विधानसभाओं का जो इलेक्शन है वो एक ही टाइम पर रहे, ताकि सभी जो सरकारें हैं वो 5 साल के लिए टिकी रहें। और इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, कुछ और सजेशंस हम लोग दे सकते हैं कि अगर आपने ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना ही है तो फिर थोड़ा सा आप इसके ऊपर चर्चाएं वगैरह कर सकते हैं। सभी स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो ये हमने डिस्कस किया था। एंड लास्ट में वी डिस्कस दी इशू ऑफ J&K डिलिमिटेशन कमीशन। ये जो कमीशन है इसको प्रपोज किया गया था ये बताने के लिए कि J&K अभी रिसेंटली यूटी बना है, तो इसको कितने नंबर ऑफ सीट्स देने चाहिए इसके SLAs में, और लोकसभा में कितनी सीट्स इसको मिलनी चाहिए। अभी इसकी इंटरिम रिपोर्ट जारी की गई थी, अभी फाइनल रिपोर्ट जो होगी उसके हिसाब से इसकी जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं और लोकसभा की जो सीट्स हैं उनको डिसाइड किया जाएगा। तो ये 4 टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे इस हफ्ते के करंट अफेयर्स में। अब इसी के रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है आपका, साइमल्टेनियस इलेक्शंस शुड बी डन इन सच अ वे दैट इट डजंट हर्ट द बेसिक टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। बेसिकली ये सोल्यूशन ही है कि अगर आप इस कंसेप्ट को लेकर आना चाहते ही हैं तो आप इस तरीके से लेकर आएँ कि ये डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म इनको हर्ट ना करें। डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद ही चुनते हैं, चाहे वो MLAs हैं, चाहे वो MPs हैं, SLAs के लिए या फिर लोकसभा के लिए। और फेडरलिज्म जहाँ पर हम बात करते हैं सेंटर और अदर स्टेट गवर्नमेंट्स की जितनी भी पावर्स हैं उनमें बढ़िया तरीके से डिवीजन रहे, ताकि ऐसा ना हो सारी की सारी पावर्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाए और कहीं ना कहीं वो मोनोपोली दर्शाए कि जो लॉज सेंटर ने पास कर दिए हैं वही सारे लॉज डिफरेंट स्टेट्स पर भी इम्प्लीमेंट होंगे। तो देयर शुड बी द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दैट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। तो ये लाइन आपने ध्यान से पढ़नी है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। मतलब आपने इवैल्यूएट करना है कि जो भी द रैशनल बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, कि क्या एक्चुअल में साइमल्टेनियस इलेक्शन एक अच्छा प्रपोजल है या फिर ये कोई खास प्रपोजल नहीं है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हम देख सकते हैं। तो इसको आपने इवैल्यूएट करना है। तो आपने इसके पॉजिटिव्स भी देने हैं कि वाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर द नीड ऑफ द आर,
and what are the negative consequences that can hurt the tenets of democracy and federalism. तो अपने को क्लैरिटी है कि क्रिटिकल एनालाइज वर्ड जहां पर भी आ जाएगा आपने उस पूरी स्टेटमेंट को एक तरीके जस्टिफाई भी करना है और दूसरे तरीके से आपने उसको नेगेटिव तरीके से भी उसको दर्शाना है कि ऐसे नहीं अगर होगा तो फिर ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हम झेल सकते हैं। तो ये अपने को क्लैरिटी है कि इस आंसर में पूछा क्या गया है। अब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग का क्या है कि हर एक आंसर का एक स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय दी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब होता है कि जहां पर आपने क्वेश्चन को लिखा है क्या वो आपका आंसर एक कोहेरेंस में है। कोहेरेंस का मतलब होता है कि जो आपने इंट्रोडक्शन लिखी है क्या वो क्वेश्चन से मैच करती है, जो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है। जो आपने बॉडी में लिखा है क्या वो चीज़ भी क्वेश्चन से मैच करती है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को फुलफिल करती भी है या नहीं करती है। थर्ड, कंक्लूजन कि जो एक्चुअली आप वे फॉरवर्ड दे रहे हो, सजेशंस दे रहे हो, क्या वो वे फॉरवर्ड क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। तो इन तीनों चीज़ों का जो एक बैलेंस है वो रहना चाहिए विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। और इंट्रो के बाद हल्का सा जो बॉडी शुरू करेंगे उसमें ये नहीं हो कि आप यहाँ पर किसी और पॉइंट पर एंड कर रहे हैं और एकदम से आप अब्रप्टली बॉडी में किसी और पॉइंट पर आ गए हैं। ये पता लगना चाहिए कि हाँ इस चीज़ के बाद ये चीज़ है, इस चीज़ के बाद ये चीज़ है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर कि क्या एक्चुअल में जो पूछा गया है आप वो लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। पूरा अगर आप नहीं देख पा रहे हैं कि हम आंसर लिखते टाइम जो दिमाग में आता है वही लिख देते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए पहले थोड़ा सा साइड में, पेज के साइड में ड्राफ्ट तैयार कर लो कि मैं इंट्रोडक्शन में ये लिखूंगा या लिखूंगी, बॉडी में ये पूछा गया है तो मैं ये लिखूंगा, जो सबसे मेन पॉइंट है वो सबसे ऊपर आएगा, जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे नीचे आएगा, और कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड्स होंगे। कोई वे फॉरवर्ड काफ़ी अच्छा होगा जो कि होना ही चाहिए वो पहले आ जाएगा, जो बस आपने लिखने के लिए लिख दिया है वो लास्ट में आ जाएगा। तो जो ड्राफ्ट है ये आप बनाना शुरू कर दो अगर आपको क्वेश्चन लिखते टाइम स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं आता है तो। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का बेसिक मीनिंग क्या है कि जहां पर हम बात करते हैं इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन आर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो ये अपने को क्लैरिटी है। तो हर क्वेश्चन में आपने इस तरीके से ही ड्राफ्ट बनाना है। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन है बेसिकली आपका ऑन द कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो एग्जामिनर को में भी ना पता हो कि व्हाट इज दिस, तो जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप उसको डिफाइन कर दो कि इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं इंट्रो की बात करूं तो यू कैन डिफाइन द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। आप ये लिख सकते हैं इसमें कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से, इंडियन जो पूरा कंसेप्ट है उसके हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके लोकसभा के इलेक्शंस के लिए और SLA के इलेक्शंस के लिए भी। बाकी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, बट वो यहाँ पर चीज़ें फिट नहीं होती, तो हमें सिर्फ लोकसभा और SLA से मतलब है। तो एक तो ये चीज़, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये भी कहता है कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होगा जो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। और साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये है कि लोकसभा की इलेक्शंस और सभी स्टेट्स की विधानसभाओं के जो इलेक्शंस हैं वो एक ही टाइम पर हों। तो दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। आपने हल्का सा कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा के लिए द इलेक्शन की सुपरिटेंडेंस, उसका पूरा सुपरविजन, कंडक्शन, सब कुछ डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जितनी भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनके इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो एक तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इंट्रोडक्शन में आपने डेफिनेशन बेसिकली लिख दी। आप इंट्रोडक्शन में किस तरीके से डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म का भी जिक्र कर सकते थे। देखो, ये जो इंट्रोडक्शन है दैट इज़ जस्ट दी सजेशन कि आप ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लिखना चाहते हैं तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। आप कोई कंटेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि ये चीज़ न्यूज़ में रही थी, उसको लेकर ये जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किया गया है इन द एग्जामिनेशन। तो दैट इज़ टोटली अप टू योर इनोवेशन। ये सिर्फ एक सजेशन है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन इन द इंट्रोडक्शन।
अब बॉडी का क्या डिमांड है कि हमें करना है क्रिटिकली एनालाइज कि क्या एक्चुअल में साइमल्टेनियस इलेक्शन डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के सभी स्पिरिट्स को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, पहले आप इवैल्यूएट करेंगे कि हाँ साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर द नीड ऑफ द आर, समय की ये जरूरत बन चुका है अब। तो इसके आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे कि हाँ ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि हर साल कभी ना कभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कहीं ना कहीं स्टेट्स में, कहीं ना कहीं लोकसभा में इलेक्शन करवाता ही रहता है ना, कि अगर अभी 2022 में इन 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, फिर 2023 में किसी और 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होंगे, 2024 में फिर आपके लोकसभा के इलेक्शंस आ जाएंगे, साथ में किसी और स्टेट्स में भी होंगे। तो हर साल जो है ये हमेशा हम लोग इलेक्शन के इस स्पिरिट में ही, इस हवा में ही रहते हैं। तो होता क्या है, इससे जो इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होती हैं तब लग जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इस वजह से जितने भी आपके डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाते हैं, है ना। और बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की आवश्यकता भी होती है, जो डिफरेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ज़रूरत भी होती है। तो जब सारा एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे कामों में पूरे साल बिजी हैं तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में एक हार्मनी है, पीस है, वो थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि जो एक्चुअल में काम करने हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो नहीं कर पा रहे हैं, वो तभी तो सोसाइटी में डिसरप्शन क्रिएट हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आप बोल सकते हो कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कैन बी डन एंड यस इट इज़ द नीड ऑफ द आर। तो ये हम लिख सकते हैं, इस पे 5-6 पॉइंट्स आप लिख लेंगे। आपने अगर कंसेप्ट ध्यान से पढ़ा है, नोट्स में से इसको रिवाइज किया है, तो आप इजीली इस पर 5 या 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर बात आती है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, है ना। व्हाट कैन बी द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, व्हाट कैन बी द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम कहते हैं कि कोई भी जो SLA है या फिर लोकसभा है, ये तब तक एग्जिस्टेंस में रहती है जब तक इसको लोगों की सहमति प्राप्त होती है, मतलब गवर्नमेंट की मेजॉरिटीज होती हैं। अगर मान लो बाय चांस 2022 में सभी SLA और लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए, बट बाय चांस लोकसभा में कोलिशन गवर्नमेंट बनी और अल्टीमेटली वो गिर गई 2 साल बाद, तो जो बाकी के 3 साल बचे हुए हैं, क्या उसमें दोबारा इलेक्शन होगा या नहीं होगा? और अगर इलेक्शन होगा तो ये जो कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा खत्म ही हो गया, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है तब तक ये रहती है। और अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो ये तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, क्योंकि जहाँ पर लोगों को गवर्न करने के लिए कोई सरकार ही नहीं है ना। तो दैट कैन बी वन ऑफ द पॉइंट्स कि व्हाट इफ वन ऑफ द SLA या फिर लोकसभा ही गिर जाती है। तो दिस इज वन पॉइंट। सेकंड आप लिख सकते हैं कि पूरे इंडिया में एक ही टाइम पर हर जगह इलेक्शन करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, और उस टाइम तक के लिए तो सारे के सारे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं वो लग जाएंगे। तो पूरे इंडिया में कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं असाइन की जा रही है, तो मैन पावर की हमारे पास इतनी अभी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। वी आर फेसिंग दी डर्थ ऑफ दी मैन पावर। और अगर आपने इलेक्शन इकट्ठे करवाने हैं तो फिर आपको बहुत सारे नंबर ऑफ EVMs चाहिए हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ VVPATs चाहिए हैं, और इन सब के लिए एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा एक टाइम में। जब हम पॉजिटिव्स लिख रहे थे साइमल्टेनियस इलेक्शंस के, तब आप ये लिख सकते थे कि खर्चा बच जाएगा ECI का, क्योंकि बार बार इलेक्शन करवाने के चक्कर में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर खर्चा भले ही बच रहा है, लेकिन वो खर्चा एक ही टाइम में हो जा रहा है, तो दैट कैन बी वन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि हमेशा ही स्टेट इश्यूज और नेशनल इश्यूज अलग अलग होते हैं। कभी हम देखते हैं कि एक लोकसभा का इलेक्शन है, वहाँ पर किसी एक पार्टी की जो लहर है वो चल रही है, तो जो स्टेट इश्यूज हैं जो कि लोकल इश्यूज के ऊपर बेस्ड हैं वो कहीं ना कहीं मर्ज हो जाते हैं विद द नेशनल इश्यूज,
और एक जो पार्टी नेशनल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वही पार्टी जो है वो हर एक स्टेट में भी गवर्नमेंट बना जाएगी। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है बेसिकली ये, क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं ना, इलिटरेट हैं, उनको नहीं पता कि एक्चुअली किस बेसिस पर वोट देना है। तो नेशनल इश्यूज कैन बी मर्ज्ड विद द स्टेट इश्यूज, तो ये एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस की वजह से हम नेगेटिव इम्पैक्ट झेल सकते हैं। मैन पावर की हम बात कर सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की हम बात कर सकते हैं, हम EVMs, VVPATs, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटीज़ की हम बात कर सकते हैं, साथ में हम नेशनल इश्यूज़ और स्टेट इश्यूज़ के मर्ज हो जाने की बात कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से 5 साल का ये जो पीरियड है उसकी हम बात कर सकते हैं कि अगर नहीं चला 5 साल के लिए तो फिर क्या होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप लिख सकते हैं इन दी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो यहाँ तक आपने क्या कर लिया है, यू हैव क्रिटिकली इवैल्यूएटेड द कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। आपने पॉजिटिव्स भी 5-6 पॉइंट्स बता दिए, आपने नेगेटिव्स भी 5-6 पॉइंट्स बता दिए। अब बात आती है कंक्लूजन की कि आप इस आंसर को कंक्लूड कैसे करेंगे, व्हाट कैन बी योर अप्रोच। देखो, जब भी आपको नहीं आइडिया लगे कि हम क्या लिखें कंक्लूजन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो लगता है इंट्रो में और बॉडी में, इंट्रो में और कंक्लूजन में। कंक्लूजन में अगर आपको नहीं क्लैरिटी हो रही है कि हम क्या लिखें, तो आप ये सोच सकते हैं कि कंक्लूजन इज मोर अबाउट द वे फॉरवर्ड या फिर सजेशंस कि ठीक है साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और अगर आपने करवाने ही हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम से इसकी लहर चल ही रही है, बहुत बार इस चीज़ को डिस्कस भी किया गया है, तो अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना भी है तो सबसे पहले आपको डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से सहमति बनानी पड़ेगी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप बोल सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। एवरी स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी बिफोर कमिंग टू अ डिसीजन। और पॉलिटिकल पार्टीज से आप सहमति बना सकते हैं कि कंसेंसस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड एक्सेट्रा, जो भी आपको लगे कि दैट कैन बी द वे फॉरवर्ड, दैट कैन बी द सजेशन, आप लिख सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि इस आंसर को डिस्कस करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपने उसको रीड करके क्या आपने दिमाग में ड्राफ्ट बनाना है, क्या स्ट्रक्चर बनाना है, और अल्टीमेटली कैसे उस स्ट्रक्चर को अपने कागज़ पर उतारना है। पॉइंट्स जो हैं कम या ज़्यादा आप लिख सकते हैं, किसी को ज़्यादा पॉइंट्स आते होंगे, किसी को थोड़े से कम पॉइंट्स आते होंगे, बट जो स्ट्रक्चर है वो तो एटलीस्ट आप सभी का थोड़ा सा बेटर बने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है और आपने कमेंट सेक्शन में इसको लिख देना है, विल गिव दी फीडबैक्स। बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन में और कोई भी डाउट है या फिर आपको लगता है कि ये पॉइंट भी हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या ये एक्चुअल में पॉइंट है भी या नहीं है, तो ये सब अगर भी आपके डाउट्स हैं तो यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो। तो प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करना। थैंक यू सो मच।